हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लूसेंट बायोलॉजी का अगला चैप्टर, जिसमें प्राणी विज्ञान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणी विज्ञान शुरू करने से पहले एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन नॉर्मल दो तरीके का किया गया है, एक वर्टिब्रेट्स, दूसरा इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में बैकबोन पाया जाता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन उपस्थित नहीं होता। वर्टिब्रेट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक वार्म ब्लडेड, दूसरा एक कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में वे जंतु शामिल होते हैं जिनके रक्त का तापमान अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक होता है और ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बर्ड है मैमल्स। मैमल्स के अंतर्गत भी अनेक जंतु आएंगे। कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड की अपेक्षा उल्टा होता है। इन अपने शरीर का तापमान ये खुद नियंत्रित नहीं कर सकते। इसमें फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में वे जंतु शामिल हैं जिनमें बैकबोन नहीं उपस्थित होता, जैसे कि पोरिफेरा, नाइडेरिया, एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटीहेलमिन्थेस, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, ये सभी जंतु आते हैं। ये मैंने चित्र की मदद से आपको समझाने की कोशिश की। एनिमल्स का एक जो सामान्य क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन अब लूसेंट ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया, आगे देखते हैं। प्राणी विज्ञान है क्या? इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु जगत को दो उपजगत में विभक्त किया गया है। पहला एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में हम पहले ही स्लाइड में जान चुके हैं। यानी हम जब पहला चैप्टर शुरू किए थे, उसमें हमने एक कोशिकीय और बहु
आहार नाल जो होता है उसमें अस्पष्ट होती है, जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रेडिया द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में गुलकृमि में एस्केरेस, थ्रेडवर्म, बुचरेरिया, इनके द्वारा फलेरिया होता है। नोट, एंट्रोबियस यानी पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। इसी जंतु के कारण एंट्रोबियस के द्वारा ऐसे ही लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं। ये स्केलमेंटीज है। कभी कभी हम कह देते हैं कि पेट में आपके कीड़ा पड़ गया है, इसलिए आपका पेट नहीं साफ हो रहा है। हो सकता है यही कारण हो। आगे बढ़ते हैं। संघ एनीलिडा, इनके प्रमुख लक्षण: शरीर लंबा पतला, द्विपार्श्व सम्मिलित व खंडों में बटा होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा और कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के रूप में केचुआ, जोंक, नेरिस आदि। नोट, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। यह लाल रक्त कणिका विहीन जीव है। इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल और चित्र ये एनीलिडा का है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला हमारा संघ आर्थ्रोपोडा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आर्थ्रोपोडा, इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर में। इनके पाद संधि युक्त होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनकी देहगुआ हेमोसील कहलाती है। ट्रेकिया गिल्स, बुक लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के रूप में तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। ये तिलचट्टा का चित्र। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। कागज के हृदय में 13 कच्छ होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है, यानी कॉलोनी बनाकर रहती है। मधुमक्खी अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी वैगल डांस करता है। अगला है संघ इकाइनोडर्मेटा। इनके प्रमुख लक्षण: इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। ये इनका चित्र है। इनके एग्जाम्पल हैं सेलफिश, क्राईफिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ब्रिटल स्टार आदि। नोट, अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। अगला है संघ मोलस्का। इनके प्रमुख लक्षण: शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग और पाद में। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है और रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। ये इनके चित्र हैं।
ये कठोर कवच। जैसे एग्जाम्पल के रूप में घोंगा, सीपिया, इसे कटल फिश के नाम से भी जानते हैं, ऑक्टोपस, इन्हें डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं, डोरिस, समुद्री नींबू के नाम से भी जानते हैं, पायला, इन्हें एप्पल स्नेल भी कहते हैं, एप्लीसिया, इन्हें समुद्री खरगोश भी कहते हैं, और इसी प्रकार के जंतु इसमें शामिल हैं। मोलस्का और इनके प्रचलित नाम, जैसे कि सिप्रिया को कौड़ी बोला जाता है, डोरिस को समुद्री नींबू कहा जाता है, ऑक्टोपस को श्रिंगमीन कहा जाता है, एप्लीसिया इन्हें समुद्री खरगोश के नाम से भी जाना जाता है, कुंडलिनी इन्हें उद्यान घोंगा के नाम से भी जाना जाता है, सीपिया को कटल फिश इनके प्रचलित नाम है। अगला है संकॉर्डेटा। इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, ये नोटोकॉर्ड, ये पूरा नोटोकॉर्ड है। इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। कॉर्डेटा में 13 वर्ग। संकॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग जैसे कि मत्स्य वर्ग। प्रमुख लक्षण क्या हैं? ये सभी असमतापी जंतु हैं। अभी हमने पहले ही स्लाइड में वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लडेड में अंतर समझा था, तो ये कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। असमतापी जंतु हैं। इनका हृदय द्विपेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में क्लीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी उनमें हड्डियां नहीं होती, जैसे कि शार्क, स्क्लियोडोन, उदाहरण के रूप में रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा, डाकफिश आदि इसमें जंतु आते हैं। नोट: मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट मच्छी, इसका क्या नाम है? मछली जो है उसका नाम है गेम्बुसिया। ये मछली है, ये कीट बच्ची है, मच्छरों का नियंत्रण करती है। इस मछली का नाम गेम्बुसिया है। अगला है एम्फीबिया वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण हैं कि ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं, ये भी असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमों, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 3 पेशमी होते हैं, 2 आलिन व 1 नीले, उदाहरण के रूप में होता है। नोट: मेढकों की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगला है सरीसृप वर्ग। इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। स्थलीय कशेरुकी जंतु, ये असमतापी जंतु हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। उदाहरण के रूप में छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। नोट: मेसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे, यानी डायनासोर रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज यानी किंग कोबरा है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। हाइड्रोफिश सबसे जहरीला सांप। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है, जिसका प्रचलित नाम स्किंक है। सांपों की विष ग्रंथियाँ स्तनधारियों की वसा या तेल ग्रंथियों के सदृश होती है, इनके समान होती है। अगला है पक्षी वर्ग। इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 पेशमी होता है, जिसमें 2 आलिन व 2 निले पाए जाते हैं। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। यह भी हम पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। शब्दिनी यानी साइरिंग्स पक्षी में वाक्य यंत्र है। ये साइरिंग्स कहाँ पाया जाता है? जैसे कि कौवा, मोर, चिड़िया, तोता
ये सब। तीव्रतम पक्षी अबाबिल है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। सर्वपुरातन पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स ये जुरासिक युग का है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर, जो कोलकाता में स्थित है, एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क, यह दक्षिण अफ्रीका में है। ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन है। स्तनी वर्ग मैमेलिया वर्ग, इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ एवं तैल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। मैमल्स के बारे में जब हम स्लाइड में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में अंतर कह रहे थे, तो उसमें वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड के बारे में भी पढ़े थे। तो वही सब जंतु जो संकॉर्डेटा के अंतर्गत 13 उपवर्गों में बटे हुए हैं, उनमें से कुछ वर्गों को हम पढ़ रहे हैं। 5 वर्ग इसमें हम पढ़ रहे हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। इनके लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं होता। केवल अगर ऊंट एवं लामा छोड़ दें तो किसी में लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, जिन्हें पिना कहते हैं। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। एक प्रोटोथीरिया जो अंडे देते हैं, उदाहरण के रूप में एकिडाना, प्लेटिपस, और दूसरा वर्ग है मेटाथीरिया। ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो मार्सुपिलियन नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। एग्जाम्पल के रूप में कंगारू। 2 हो चुके। तीसरा है यूथीरिया। ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य यूथीरिया कैटेगरी में आता है। मैमल्स के यूथीरिया कैटेगरी में। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। लिम्ब जो होते हैं वो फ्लिपर में परिष्कृत हो जाते हैं। अगला हमारा है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इनमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे कि त्वचा की बाह्य सतह में, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर, तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर ये पाए जाते हैं। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। तो उपकला ऊतक की कुछ विशेषताएं भी हैं जो हम पढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स जो हमने पढ़ा, उसका एक चित्र है, आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से भी। और जो हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू जो हम पढ़ चुके हैं। अगला टिश्यू पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं वो भी। अगला है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू, यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। नाभि रज्जु, नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। अगला है पेशी ऊतक यानी मसल टिश्यू। मसल टिश्यू इस तरीके के होते हैं। ये क्या करते हैं?
इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियाँ इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला अरेखित अनस्ट्रिप्ड। यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे कि आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियाँ आदि। अरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती है जो स्वयं ही गति करती है। इसमें दूसरा पार्ट है रेखित। ये पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। इसका तीसरा पार्ट है हृदयक पेशी यानी कार्डियक भी कह सकते हैं। ये पेशियाँ केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कुल्हा की मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस होती है। अगला है तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। पहला तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स और दूसरा है न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आश्रित करती हैं। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन की संरचना। अगला है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। यह अलग टॉपिक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। ये भार का 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु यानी ब्लड कार्पस। प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। अजीवित रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल और 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। यानी जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज से ही प्लाज्मा बना होता है और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। हार्मोन या पचे हुए भोजन का अगर संवहन
होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमाटिन होता है। आरबीसीज का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त छीड़ता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीज 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसीज में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीज की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नोट: थैलीसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। अगर किसी को थैलीसीमिया होता है तो उसमें आरबीसी नहीं बनते। अगला श्वेत रक्तकण इन्हें WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स या इन्हें ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं। लिम्फोसाइट शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है जिन्हें बी कोशिका एवं टी कोशिका कहती हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती हैं। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा एवं बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण का कार्य करती हैं। नोट: टी कोशिकाएं हेमेटोपोइटिक स्टेम कोशिकाओं से पैदा होती हैं जो अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। विकासशील टी कोशिकाएं विकसित होने के लिए थाइमस ग्रंथि में हस्तांतरित हो जाती हैं जहां उसे अपना नाम मिलता है। टी कोशिकाएं शरीर को बाह्य पदार्थों बाह्य होना चाहिए बाह्य पदार्थों जैसे विषाणु, जीवाणु और असामान्य कोशिकाओं जैसे कैंसर कोशिकाओं को पहचानने तथा इनके विरुद्ध अनुक्रिया करने में सहायता करती है। टी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक सहायक टी कोशिका और दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी कोशिका। सहायक टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की सहायता करती हैं, जबकि साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं वायरल रूप से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को समाप्त कर देती हैं। WBC का सबसे अधिक भाग यानी 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। और तीसरा इसमें आता है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। नोट: डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त के कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर के रोगों से रक्षा करना इनका कार्य है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना इनका कार्य है। रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना रक्त का कार्य है। लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना रक्त का कार्य है। रक्त का थक्का बनना, रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निम्न हैं। क्या क्या होता है इसमें? थाइमोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर और इसके साथ कैल्शियम आयन मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। यही थ्रोम्बिन
फाइब्रोनिजन के साथ फिब्रिन बनाती है और यही फिब्रिन रक्त रुधिराणु से मिलकर रक्त का थक्का यानी क्लॉट बना लेती है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। अब मनुष्य के रक्त वर्ग इस टॉपिक पर बात करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। जो आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसे एंटीजन भी कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। जिनमें एंटीजन ए होता है उनमें रुधिर वर्ग ए भी पाया जाता है। जिनमें एंटीजन बी होता है रुधिर वर्ग बी भी पाया जाता है। जिनमें एंटीजन ए व बी दोनों पाया जाता है उनमें रुधिर वर्ग ए बी पाया जाता है। और जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता वह रुधिर वर्ग ओ के अंतर्गत आते हैं। ये रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण भी दर्शाया गया। ए के साथ केवल ए, बी के साथ एंटीजन में केवल एंटीजन बी और ए बी के साथ एंटीजन ए और बी दोनों और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडी केवल स्मॉल बी होता है और यहाँ पर केवल एंटीबॉडी केवल ए होता है और ए बी रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। और ओ रुधिर वर्ग में ए व बी दोनों एंटीबॉडी बनती है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। जब एंटीजन की अनुपस्थिति होती है तब तो एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। अगर ए है तो इसका अपोजिट बी, अगर बी है तो उसका अपोजिट ए, अगर ए बी दोनों है तो कोई भी नहीं, अगर कोई नहीं है ए बी दोनों पाए जाएंगे। रक्त का आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। अभी हमने पढ़ा एंटीजन की अनुपस्थिति में ही विपरीत प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एंटीजन ए एंटीबॉडी ए एक साथ में नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। जब कोई एंटीजन नहीं होता तो इसे क्या कहेंगे? सर्वदाता। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राह्यता यानी रक्त, यहाँ पर कुछ हमें लगता है मिस हो गया। जब एंटीजन कोई नहीं पाया जाएगा तब क्या होगा? ओ होगा, रुधिर वर्ग ओ। यानी रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहेंगे और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राह्यता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी जिसमें नहीं होगा वो ए बी रुधिर वर्ग के अंतर्गत आएगी। आरएच तत्व क्या है? सन 1940 ईस्वी में
लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH सहित यानी RH पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें यह नहीं पाया जाएगा उनका रक्त RH रहित कहलाएगा। रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त एवं RH को RH नेगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। RH नेगेटिव को ही RH नेगेटिव का ही रक्त दिया जाएगा और RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का। यदि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त RH रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है, RH नेगेटिव रक्त वाले वर्ग, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है यदि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त RH नेगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया गया तो विश्लेषण के कारण RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक है। यदि पिता का रक्त RH हो तथा माता का रक्त RH नेगेटिव हो, इसमें से कुछ मिसप्रिंट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव यही मिसप्रिंट हो रहा है। यदि पिता का रक्त RH हो तथा माता का रक्त RH हो तो जन्म लेने वाले शिशु के जन्म से पहले, गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यदि माता एवं पिता के रक्त के बाद समूह के आधार पर बच्चों को संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है, जिसके बारे में बात करें तो पहले हम देखते हैं। यदि माता पिता का रक्त समूह O और O दोनों प्रकार के, यानी माता का भी और पिता का भी, तो बच्चों में संभावित रक्त समूह O ही होगा, हो सकता है, संभावित हो सकता है। और बच्चों में असंभावित जो रक्त समूह होगा वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। इसी प्रकार से आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ये हमारा अगला चैप्टर होगा मानव शरीर के तंत्र, तो इसके बारे में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, यदि आपको इस लेक्चर के मदद से अपने एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप तो इस वीडियो में कोई भी कमी दिख रही हो तो प्लीज़ हमें ये भी बताएं कि क्या कमी है, कमी को कैसे दूर किया जाए, ये भी आप अपना कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।